गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द कैनवस क्लासेस। माई सेल्फ पारस ठाकुर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हेलो अल्केन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आ गई है अल्कोज एंड ईथर्स की, और एक बार अल्कोहल एंड ईथर कंप्लीट कर लेंगे फिर हम चलेंगे एरोमेटिक रिएक्शंस पे, जहां पर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फिनोल्स, नाइट्रो कंपाउंड सबको कर लेंगे। मतलब सारे एरोमेटिक के जो केस है वो हम एक ही जगह पे कवर कर लेंगे। उसमें काफ़ी बड़ा पार्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैप्टर। बट इन द मीन टाइम लेट्स फिनिश द अल्कोहल्स एंड ईथर विच इज अ स्मॉल वन, क्योंकि अल्कोहल और ईथर के जो फंडामेंटल रिएक्शंस है SN1, SN2, E1, E2, ये सारे हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं। तो कुछ ही नए रिएक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज लाइक PS कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। कॉमन सेंस एक रिएक्शन मैकेनिज्म का ना एक सिक्स सेंस से डेवलप हो जाती है कि हाँ इस तरह का रिएक्शन है या इस तरह का रिएजेंट है या इस तरह की कंडीशन दी हुई है तो कुछ इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज व्हेन द ऑर्गेनिक बिकम्स इंटरेस्टिंग, कि अब आपको लगता है कि हाँ यार कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे कैनवस का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो, बिकॉज कोई भी मेजर अपडेट आती है कुछ भी मतलब टू स्टे कनेक्टेड, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो यू कैन कनेक्ट एट पारासन ठाकुर। ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। येस, एंड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट थोड़ा सा आई थिंक 5-7 बार स्लो इनहेल एंड स्लो एक्सहेल, सो दैट यू आर रिलैक्स्ड, फोकस्ड, है ना, और वो दिमाग में जो उछल कूद मच रही होती है वो थोड़ी शांत हो जाए ताकि हम पढ़ाई की चीज़ पे फोकस कर पाएँ। ठीक है, चलिए नाउ स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल कोट, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। नाउ दैट इज़ वेरी वेरी रियल, बिकॉज आजकल के ज़माने में देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस एंड सो मेनी वेज दैट यू कैन प्रिटेंड कि आई एम बिजी, और इवेंचुअली हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा धोखा दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी दूसरे को कितना भी प्रिटेंड कर लीजिए कि आप बिजी हैं, आप तो इतने घंटे से पढ़ रहे थे, आप तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बट डीप डाउन यू नो कि तुमने कितने पेज पढ़े हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें से कितने तुमसे हुए हैं। ओके, तो फोकस पूरा प्रोडक्टिविटी पे होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को 6 घंटे पढ़ना है। ट्राई ये करनी चाहिए कि यार जो मैं 6 घंटे में पढ़ता हूँ ना नॉर्मली, उसको अगर मैं 3 घंटों में कवर कर सकूँ तो बाकी के 3 घंटे में रिलैक्स कर लूँगा, बिकॉज दैट इज गुड। सेविंग दैट टाइम एंड पुटिंग इट समवेयर एल्स इज बेटर। आप वो समय थोड़ा खेलने में लगाइए, थोड़ा मतलब अगर टहलना है टहलने पे जाइए, ठीक है, सोना है सो जाइए, कोई बात नहीं, कुछ और करना है कुछ और कर लीजिए। तो इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि जितनी देर आप पढ़ने बैठे हैं दैट टाइम शुड बी प्रोडक्टिव। इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक मतलब है ना पोर्ट्रेयल ऑफ कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल से। तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल के काफ़ी सारे केस तो हमने पढ़े हैं। हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, वो नहीं मैं रिपीट करवाने वाला। देखिए तो पहला हो गया बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो भैया अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन के लिए क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में। ठीक है, सिंपल है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये हो गया। सेकंड इज अब आप स्पेशल हाइड्राइड रिएजेंट्स यूज कर लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जनरली हम उसको यूज करना प्रेफर नहीं करते। NaBH4 इज कंपेरेटिवली गुड फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको आप चाहे कीटोन के लिए यूज करें चाहे इसको अल्डिहाइड के लिए यूज करें, ये आपको फाइनली रिड्यूस करके अल्कोहल बना के दे देगा। ओके, ये हो गया। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स से यस, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना मुश्किल होता है। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को आप NaBH4 से रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि दैट्स अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा नहीं मानता, नहीं आसानी से नहीं मानता। ठीक है, तो NaBH4 के साथ इसकी रिडक्शन नहीं होगी, तो वी नीड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एक चीज़ ये, या आप ऐसा कर सकते हो, आप RCOH को, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो जिसको रिड्यूस करना आसान हो। जैसे इसको SOCl2 से ट्रीट कर लीजिए, ये RCOCl में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस RCOCl कैन बी इजीली रिड्यूस्ड। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो उसको किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे कंपाउंड में जो आसानी से रिड्यूस हो जाए, या हम रिड्यूसिंग एजेंट ही थोड़ा तोड़ू टाइप का ले आते हैं, है ना।
खतरनाक वाला। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन एस्टर्स के लिए आपको लेना पड़ेगा LAH। अब जब भी आप रिएक्शन देखेंगे LAH के साथ सेकंड स्टेप में लिखा होता है H2O। क्यों? क्योंकि बेटा LiAlH4 है क्या बेसिकली? हाइड्राइड डोनर है, H नेगेटिव अटैक करता है। तो रिडक्शन होती कैसे है? जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो H नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा। ओके, तो दिस इज हाउ द रिडक्शन विल स्टार्ट विद दिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्राइड। फिर आप बोलोगे सर फिर ऑक्सीजन पे तो एक H आना है, वो कहाँ से आएगा? वो पानी से आएगा, ठीक है, वो वाटर से आएगा। तो पहले में तो LAH अटैक करके H नेगेटिव अटैक करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, फिर उसको उसमें से जो वो LiAlH3 है उसको भी तो हटाना है बाहर। तो उसके लिए अगले स्टेप किसको बोलते हैं? एक्वस वर्कअप। ठीक है, ये लिखा हो या ना लिखा हो ये होता ही होता है। अगले स्टेप में वाटर आपका होगा ही होगा, तभी जाके आपका फाइनली RCH2OH बनेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली RCH2OH में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर हमारे पास एस्टर है तो एस्टर को दो अल्कोहल में तोड़ता है, क्योंकि ये जो OR है इसका अलग अल्कोहल बनाएगा और ये जो RCO है इसका अलग अल्कोहल बनाएगा। तो उसके दो अल्कोहल मिलेंगे आपको एस्टर के केस में, ध्यान रखना इस चीज का। देन प्रेपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल के बाकी केस तो हमने पढ़े है ना, RCl को OH नेगेटिव का अटैक करवा दो, लाइक दैट, एल्कीन के क्रॉस पानी ऐड करवा दो, है ना, वो केस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स नॉट गो इनटू दोज। तो कुछ नया पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है? RMgX। RMgX में मैग्नीशियम की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो R ग्रुप है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इससे हमें R नेगेटिव मिलता है। एंड ये जो R नेगेटिव है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसको अगर अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, तो सबसे पहला ये बेस की तरह काम करना चाहेगा। मतलब अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करेगा, पहले बेस की तरह काम करता है। हाँ, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं तब फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो अगर आपका कोई कार्बोनिल ग्रुप है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये वाली H एसिडिक तो होती है, दैट इज राइट, बट इट इज नॉट दैट मच एसिडिक, है ना। जो बड़ी एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन होती हैं, जैसे OH वाला हो गया या NH3 वाला हो गया, है ना, लाइक दैट, ओके, जो डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो CH3MgBr है, इसका जो CH3 नेगेटिव है, ये भाई साहब अटैक करेंगे इस कार्बोनिल पे, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, एंड ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आपके पास ये O नेगेटिव और बाकी का जो MgBr पॉजिटिव था वो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, ये H, और यहाँ पे आ गया आपका CH3। तो रादर देन CH3 और H को अलग अलग लिखा जाए, इसको सीधा CH3 ही लिखते हैं। H तो अंडरस्टूड है कि चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही होगा। अब अगले स्टेप में, ठीक है, ये रुको, इसको मैं ना H2O को रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो अगले स्टेप में आपका हाइड्रोलिसिस होता है और तब जाके ये जनाब यहाँ पे OH आता है। तो इस OH में ये जो H आ रहा है ये H2O से आ रहा है। तो अगर आपको H2O की जगह D2O लिखा हो तो ये OD हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, राइट। तो ये अल्कोहल आपका बन गया। तो कार्बोनिल से बेटा आपका अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड से क्या आपका बना? 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो अल्डिहाइड से बना आपका 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड में ये जो आपका RCHO है, इसको आप RMgX से ट्रीट कर रहे थे, तो एक R ग्रुप तो ऑलरेडी था, दूसरा वाला यहाँ से आ जाएगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल तो बना। हाँ, अगर आप बोले कि सर HCHO होता तो, हाँ, तो अगर आप RMgX से ट्रीट कर रहे हैं, ये R अटैक करेगा तो फिर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू बनाना है तो आप उसके लिए HCHO फॉर्मल्डिहाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि अगर हमारे पास HCHO है और मान लीजिए इसको हम CH3MgBr फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड में हाइड्रोलिसिस एक्वस वर्कअप, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम कीटोन की बात करें, चलिए कीटोन की बात कर लेते हैं। तो कीटोन में भी क्या है, ये आपका RMgX ले लेते हैं इसको जनरल, ओके, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कुछ नहीं है, ये आपका O का OH कर देना और ये जो R ग्रुप था ये यहाँ पर R लगा देना है, तो ये भी 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो कीटोन से आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये तो आसान है, अल्डिहाइड में आपका एक RMgX इस्तेमाल हुआ, कीटोन में भी आपका एक RMgX इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी आती है, मान लीजिए अगर हमारे पास होता एस्टर, तो एस्टर भाई साहब क्या करते हैं? ठीक है, अगर हमारे पास एस्टर है और इस पर हम CH3MgX का अटैक करवा रहे हैं,
तो होगा क्या, तो पहले तो ये भाई साहब यहाँ अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ओके फाइन, तो RCO नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ये OR डैश और यहाँ पे आ गया आपका CS3, है ना, ओके डन। हाँ अब देखिए प्रीवियस केसेस में क्या था, ये जो O नेगेटिव है ये नीचे नहीं जंप कर सकता वापस से, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कोई अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ना तो इस CS3 को बाहर निकाला जा सकता है, इट्स नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, ना ये लेफ्ट वाला ग्रुप कोई अच्छा लीविंग ग्रुप है। बट यहाँ पर एस्टर में क्या होता है, इस कार्बन पे एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये वाला R-O नेगेटिव निकल जाएगा, मतलब निकल सकता है ना, पोलैरिटी है वहाँ पे, तो पोलैरिटी है तो ये वाला निकल सकता है, तो यहाँ पर ये O नेगेटिव का चार्ज नीचे आता है, इस OR को बाहर निकालता है, तो यहाँ पर अब आपके पास आ गया RCOCH3, तो मतलब एक ग्रिग्नार्ड का जो इक्विवेलेंट है वो एस्टर को पहले कन्वर्ट कर रहा है कीटोन में, समझे, तो एक RMGX कंज्यूम हो गया, अब एक और RMGX आपका लगेगा, क्योंकि अब कीटोन जो है अब इसके साथ रिएक्शन करना है, ठीक है, तो इसका OH और CH3 और CH3, तो फाइनली मैं आपको, चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, राइट, वाई, क्योंकि ये जो CH3 है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ है, तो अगर किसी 3 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप सेम हो, तो आप सोच सकते हैं कि शायद वो एस्टर से बना होगा, अगर ग्रिग्नार्ड के थ्रू बना है तो एस्टर में 2 RMGX यूज होते हैं, हाँ अगर आप एक ही RMGX यूज करेंगे तो आप सिर्फ कीटोन तक पहुंचेंगे, एक और यूज करेंगे तब जाके आप 3 डिग्री अल्कोहल तक पहुंचेंगे। तो क्या ये कहानी सिर्फ एस्टर में होती है, नहीं ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एस्टर में होती है, ये आप RCOCl ले लीजिए, यहां पर भी कहानी यही है, CH3MgX, क्यों, क्योंकि ये ना Cl जो है इट्स ए लिविंग ग्रुप, ये निकाला जा सकता है इसलिए निकल जाएगा, ओके पहले ये शिफ्ट होगा, फिर आपका RCO नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ये Cl, यहाँ पे आपका CH3, फिर अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, Cl को लात मार के बाहर भेजेगा, एंड दैट विल गिव यू कीटोन वंस अगेन, और कीटोन पे आप फिर से एक और CH3MgX फॉलोड बाय एक्वस वर्कअप करेंगे, तो ये आपको 3 डिग्री अल्कोहल फिर से दे देगा, ठीक है, तो आई होप इतना तो आराम से हो ही गया। चलिए ये केस हो गए, और अगर मान लीजिए हमारे पास RCN होता, RCN पे अगर हम CH3MgX का अटैक करवाते साइनाइड पे, तब क्या होता, तब भी कोई बात नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर अटैक होना है तो कार्बन के ऊपर होना है, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है एक शिफ्ट कर जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो RC और यहाँ पे नीचे CH3 का अटैक हो गया, डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज MgX पॉजिटिव, और इसके आगे तो कुछ नॉर्मली हो नहीं सकता, तो इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस आगे करते हैं तो ये RCOCH3 आपको देता है, ठीक है, प्लस MgXNH2, मतलब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इधर O मिल जाता है और इसको H2 मिल जाता है, ऐसी कहानी होती है। तो आप साइनाइड से कीटोन बना लेंगे, फिर कीटोन पे एक और RMGX का अटैक करवा लेंगे, ठीक है, दैट इज क्लियर। आप चलिए एक और भी केस कर लेते हैं, अगर हम इस जनाब को इपॉक्साइड के ऊपर अटैक करवाते हैं इसका, ठीक है, CH3MgX का इपॉक्साइड पे करवाते हैं, तो होगा क्या, देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़े होने से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस वाले कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, बट क्योंकि CH3 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो वो बोलेगा कि यार जहाँ पर ना हिंड्रेंस कम है मैं वहाँ अटैक करूँगा, तो हिंड्रेंस कहाँ कम है, यहाँ पे, तो यहाँ अटैक करेगा और ये वाला जो एक बॉन्ड है ये टूट के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो इट इज़ लाइक O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका CH3 आ गया एंड फॉलोड बाय एक्वस वर्कअप, तो ये R और ये आपका OH और ये आपका बन गया। तो मतलब इपॉक्साइड की भी ओपनिंग करवा सकते हैं आप, तो इपॉक्साइड पे जब भी RMGX का अटैक करवाएं उस कार्बन पे करवाएं जहां पर हिंड्रेंस कम है। तो दिस इज हाउ वी यूज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब तो इस्तेमाल कर लोगे, आराम से अल्कोहल बना लोगे, बनाना नहीं है, ठीक है, हाँ गंदी बात है। ओके चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में एक और रिएक्शन आता है आपका बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। हाँ थोड़ा सा ये मतलब
अटपटा सा नाम लगता है, बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बट ठीक है। ये जनाब जो है ये एस्टर हो गया, RCHO हो गया, RCOR हो गया, इन सबको रिड्यूस कर देते हैं। और यहाँ पर इसका है क्या, रीएजेंट क्या है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है, क्योंकि सोडियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इथेनॉल इज गुड सॉल्वेंट जिसमें वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता जाएगा अपना, तो ये कीटोन को, अल्डिहाइड को, एस्टर को, सबको फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो बुवियोल्ट प्लैंक रिडक्शन इज सिंपल, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल आपको मिल गया और आपको कार्बोनिल मिल गए, तो भैया पूरा रिड्यूस कर दीजिए। देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो रिडक्शन से निकलते हैं, अब ऑक्सीडेशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडाइज करेंगे क्या हो सकता है, इससे आपके पहले कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, मतलब अल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा, और फॉलोड, और आप अगर ऑक्सीडेशन करते जाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, तो पहली स्टेज में ऑक्सीडाइज करने के बाद RCHO अल्डिहाइड बना, और क्योंकि अल्डिहाइड आसानी से दोबारा ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं तो वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करना शुरू करूं एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो मामला यहीं पे रुकेगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अल्डिहाइड पे गाड़ी रोकना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फिर से, तो गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, गाड़ी रुकेगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे। बट अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी को नहीं रोक लेते हैं, अल्डिहाइड पे रोकना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। एंड एक ऐसा रिएजेंट हमारे पास क्या है, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, ठीक है। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलता है कि चलिए हम गाड़ी को अल्डिहाइड पे रुकवा देंगे, ओके। तो दैट्स सेपरेट मैकेनिज्म कि कैसे होता है, वो क्या इंटरमीडिएट बनाता है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, अभी उसमें नहीं जाना है। तो चाहे आपका जैसे ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल आ गया, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, PCC से ट्रीट किया, अल्डिहाइड बना, बस यहीं पे रुक गई कहानी। क्या PCC कीटोन को भी, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल वो भी कर देगा? यस, बिल्कुल उसको भी कर देगा, कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और उसको भी PCC से ट्रीट करते हैं, वो कीटोन में कन्वर्ट कर लेगा उसको। तो PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, तो वो 2 डिग्री को भी कर लेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज ऐसे कर भी नहीं सकते। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही हैं जिनको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगी, PCC इसको 1 डिग्री में, मतलब 1 डिग्री को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ अब अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, क्रोमिक, है ना, एसिड, ये ले लें, तो क्या होगा, तो गाड़ी फिर रुकेगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है वो तो सीधा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे प्लस MnO2, अगर आप KMnO4 के साथ कर रहे हो और H2CrO4 के साथ कर रहे हो तब भी वही बात होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री के केस में, और 2 डिग्री अल्कोहल आपको कीटोन देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होती है, अनलेस अनटिल हम बड़े एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस यूज करें। नाउ द टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, एक तो आ गया आपका लूकस टेस्ट। लूकस रिएजेंट देखिए आप सब ने पढ़ा ही होता है ना, लूकस रिएजेंट क्या होता है यहाँ पे, जिंक प्लस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, दिस इज लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट में 1 डिग्री सबसे स्लो रिएक्ट करता है, 2 डिग्री थोड़ा जल्दी, और 3 डिग्री तो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। और जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में सॉल्यूशन थोड़ा सा क्लाउडीनेस, है ना, थोड़ा सा धुंधलापन सा आ जाता है। तो वो क्लाउडीनेस अगर इमीडिएटली आ गई तो उसका मतलब है कि 3 डिग्री अल्कोहल था, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया। अगर 4-5 मिनट लग गए आपके तो वो 2 डिग्री था, और 10-15 मिनट लगे तो वो 1 डिग्री था, ओके। तो ये है सिंपल आपका कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। तो सिंपल सी कहानी है कि ROH को अगर आप कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 से ट्रीट करेंगे तो ये RCl तो बनाएगा, बट कितना फास्ट बनाएगा दैट विल डिसाइड कि ये कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। अगर क्लाउडीनेस इमीडिएटली आ गई तो टर्शियरी है, अगर 5-10 मिनट के बीच में है तो सेकेंडरी, और बहुत देर लग रही है तो प्राइमरी है आपका। देन विक्टमेयर टेस्ट, विक्टमेयर टेस्ट पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, ठीक है। तो देखिए, तो पहला स्टेप है अल्कोहल इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड HI और रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग आयोडाइड। तो पहले उसको फॉस्फोरस प्लस I2 से रिएक्ट करके आपने आयोडाइड बनाया। देन अगले स्टेप में आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट, AgNO2। तो AgNO2 से ट्रीट करके उसका क्या बनेंगे, RNO2, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। फिर जो आपका नाइट्रो अल्केन आ गया, इसको फर्दर ट्रीट करते हैं हम नाइट्रस एसिड एंड द सॉल्यूशन इज मेड अल्कलाइन बाय एडिंग सम बेस। बेस पसंद है ना, यस एग्जैक्टली।
तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, पहले आपने फॉस्फोरस प्लस I2 या HI से ट्रीट कर दिया तो क्या होगा, OH हटा के I लग गया, तो ये भी आयोडो अल्केन, ये भी आयोडो, ये वाला भी आयोडो, ठीक है। ये भाई साहब क्यों परेशान है, ये लीजिए, चलो इनको भी I दे दिया हमने, ठीक है, ओके ना। अब इसको फर्दर AgNO2 से ट्रीट करेंगे, तो AgNO2 से ट्रीट करने पे ये आपका नाइट्रो अल्केन बन गया, ये आपका नाइट्रो बन गया, ये वाला आपका भी नाइट्रो बन गया। तो तीनों में 2 स्टेप तो कॉमन थे, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। अब जब आप इसको HNO2 से नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं तो पहले वाला जो जनाब है, ठीक है, इनके होता क्या है, ये देखिए नाइट्रो है, इसके बगल वाला जो कार्बन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, ओके। तो ये NOH बनाएगा, यहां पे लगा देगा C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि HNO2 जो है वो आपको टूट के NO देता है, तो NO ये देगा और यहां से एक H ले लेगा ये, तो डबल बॉन्ड NOH बना लेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन था, तो ये N डबल बॉन्ड O ही बना, ठीक है, क्योंकि जब 2 थे तो ये NOH बना रहा है, जब एक ही है तो ये जस्ट डबल बॉन्ड NO बना रहा है, और इसके पास बेचारे का कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये HNO2 से रिएक्ट ही नहीं करता। तो अगर इस स्टेज पे रिएक्शन रुक जाए, रिएक्शन ना हो आगे, तो मतलब आप जो स्टार्टिंग में लेके चले थे वो टर्शियरी अल्कोहल था, ठीक है। और अगर रिएक्शन हो जाए, HNO2 से रिएक्शन हो जा रहा है, बट आगे क्या करना, फिर आपने जब बेस डाला तो अगर रेड कलर आ रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, और ब्लू कलर आ रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और कोई कलर नहीं आ रहा है तो फिर आपका 3 डिग्री था। रेड में 1 डिग्री, ब्लू में 2 डिग्री और कलरलेस में आपका 3 डिग्री। तो दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट, याद कर लेना है, इसको पढ़ लेना, पूछा जाता है कई बार कि हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, बताओ कौन सा अल्कोहल था वो। देन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, जिसके बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि HX क्या करता है, एसिड है, H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, ये H पॉजिटिव आपका अल्कोहल उस पर अटैक करेगा, मतलब प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगी, ROH2 पॉजिटिव बनेगा, ये जो OH2 है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा, और ये जो R पॉजिटिव है अगर ये बाहर निकल गया और ये पीछे R पॉजिटिव बना कार्बोकेटाइन, तो फिर वो SN1 हो गया। बट क्या ज़रूरी है कि हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये OH2 बन के निकलेगा और कार्बोकेटाइन ही बनेगा? नहीं। जब अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन होता है, देयर आर 2 पॉसिबल मैकेनिज्म्स, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अल्कोहल कैसा है। तो देखिए, जब हमारे पास मिथाइल या 1 डिग्री अल्कोहल हो तो SN2 मैकेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन तो अच्छा नहीं बन पाएगा, तो SN1 नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में ये ROH2 पॉजिटिव में ये OH2 निकलेगा नहीं, दोनों रिएक्शन इकट्ठे होंगे, मतलब X नेगेटिव का अटैक और इसका डिपार्चर दोनों इकट्ठे होंगे, तो मतलब फिर ये SN2 से जाएगा। और अगर ये भाई साहब सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल थे तो ये OH2 निकल जाएगा, पीछे R पॉजिटिव जनरेट करेगा कार्बोकेटाइन, फिर उसके ऊपर X नेगेटिव का अटैक, फिर टॉप से भी हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है, लाइक दैट, है ना। तो वो पॉसिबिलिटी है। तो दोनों चीज़ याद रखना, अगर आपका 1 डिग्री या मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, तो आपका SN2 होगा, और अगर आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो आपका SN1 होगा, राइट। और 1 डिग्री में आपको पता ही है, 1 डिग्री अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं, मतलब क्लोरो बनाना चाहते हैं उसका, तो क्लोरो HCl ना उतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है, और 1 डिग्री अल्कोहल की उतनी रिएक्टिविटी भी नहीं है, तो हमें फिर जिंक क्लोराइड यूज़ करना पड़ता है, ZnCl2। वही बात आ गई, कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, लूकस रिएजेंट, ठीक है। तो ये ZnCl2 क्या करेगा, बीइंग अ लुईस एसिड, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे पहले, बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये आपका SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, इसलिए आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि अब आप SN2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, राइट। अब देखिए, जब जैसे मैं SN1 की बात कर रहा था, नाउ यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसको HCl से ही ट्रीट किया है, ZnCl2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 3 डिग्री अल्कोहल खुद ही काफ़ी रिएक्टिव है, तो उसको ZnCl2 का सहारा नहीं चाहिए। तो ये पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा, OH2 निकलेगा। अब बेटा वो जो कार्बोकेटाइन बना, अब उस पर अटैक फ्रंट और बैक दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो प्लेनर होता है, फ्रंट से भी क्लोराइड अटैक कर सकता है, बैक से भी कर सकता है। तो एक क्लोराइड रिटेंशन भी बन सकता है एक बार, और एक बार इन्वर्जन भी हो सकता है, और दोनों 50-50 बनेंगे ऑलमोस्ट, है ना। तो ये बन जाएगा आपका रेसिमिक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि ये जनाब जो है, ये वाला कार्बन ये कायरल निकला है, ठीक है। देन अल्कोहल को SOCl2 से ट्रीट करो। मैंने आपसे पूछा था, वैसे ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि SOCl2 विद pyridine और जस्ट SOCl2 में क्या होता है। अकेला SOCl2 में अगर आप करेंगे तो आपका क्या होता है, रिटेंशन, ठीक है। अगर आप सिंपल अल्कोहल को SOCl2 से ही ट्रीट करेंगे तो ये SNI मैकेनिज्म होता है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये RCl तो बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर होता है रिटेंशन,
रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, अगर मतलब कायरल सेंटर था तो वो अपनी कन्फिग्रेशन को रिटेन करेगा। पर SOCl2 प्लस पिरीडीन में क्या होता है, यहाँ पर होता है इन्वर्जन। ओके, अभी आई थिंक इसका आगे मैकेनिज्म भी आने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। SOCl2 से हमने RCl तो बनाया, डार्जन मेथड था, बहुत प्यारा मेथड था, क्योंकि बाकी जो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसेस होती हैं और वो निकल जाती हैं, तो पीछे प्योर आपका RCl बच जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैकेनिज्म, तो SOCl2 से आपने रिएक्शन किया तो क्या हुआ, SOCl2 में सल्फर और ऑक्सीजन में क्या होगा, सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो अल्कोहल बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है। ओके, ये हो गया आपका ROH SOCl है ना, और एक Cl बाहर चला गया, ठीक है, खुशी खुशी चला गया। अब ये जनाब जो Cl बाहर गए हैं, अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज़ किया अटैक करने के लिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि अच्छा नहीं है, तो ये वाला H पॉजिटिव निकल जाएगा। ओके, ये निकल जाएगा। तो कौन निकालता है इसको, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ये बोल दीजिए कि Cl नेगेटिव जो था इसने निकाल लिया, या फिर जो आपने पिरिडीन साथ में ली है, पिरिडीन इज अ बेस, या वो निकाल ले। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी से आप सोच सकते हो कि ये Cl नेगेटिव अगर इसको निकाल लेगा तो HCl बन जाएगा, और एक बार वो HCl बन जाएगा तो वो भाई साहब खुद ही पिरिडीन से रिएक्ट करके आगे सॉल्ट बना लेंगे। या तुम ये बोल दो कि पिरिडीन ने खुद ही उठा लिया उस H पॉजिटिव को, खुद ही अपना पिरिडीनियम आयन बना लिया ये। ओके, तो यस, तो अब ये हो गया, ये हो गया ना, यस। तो अब ये जो Cl नेगेटिव है बेचारा, अब ये अकेला अकेला रह गया, क्योंकि इस H पॉजिटिव को तो ले गया पिरिडीन। अब ये क्लोराइड आयन जो है, अब ये पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है, एंड अब ये इस अल्काइल ग्रुप पे बैक अटैक करेगा, और जो आपका लीविंग ग्रुप है वो कौन सा है, अब ये पूरा, ठीक है, दिस इज योर लीविंग ग्रुप नाउ, मतलब R के आगे ये जो है ना OSOCl, दिस एंटायर इज योर लीविंग ग्रुप। तो क्लोराइड पीछे से अटैक कर रहा है, ये पूरा पूरा निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो बैक अटैक हुआ, बैक अटैक हुआ, इसी की वजह से यहां पर क्या होगा, इन्वर्जन। तो अगर ये पिरिडीन नहीं होता तो क्या होता, तो ये Cl नेगेटिव इस H को निकालता और HCl बन के शांति से घर चला जाता, अटैक करने के लिए नहीं आता। पर क्योंकि इस क्लोराइड को ये H नहीं मिला, तो ये क्लोराइड बेचारा भूखा प्यासा, अटैक करना है मेरे को न्यूक्लियोफाइलों में, राइट, तो ये बैक अटैक करेगा और इन्वर्जन करवाएगा। और जब ये पिरिडीन नहीं था तब क्या होता था, तब यही क्लोराइड फ्रंट से ही अटैक कर देता था, इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाता था, ठीक है, ये कहानी होती थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन PbR3, चाहे SOCl2 करवा लो, PbR3 करवा लो, PCl5 करवा लो, सभी में आपका क्लोरो ही मतलब हेलोजन ही लगता है, ROH से आपका RX ही बनता है। हाँ, PbR3 में जो बाई प्रोडक्ट दैट इज HOPbR2, ओके, एंड PCl5 के साथ जो बनता है वो POCl3 बनता है बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको मैंने बताया था। और PbR3 में भी जो अटैक है वो बैक अटैक है, तो ये SN2 है। तो PbR3 में भी याद रखना, यहाँ पे आपका इन्वर्जन होता है, कई बार पूछा जाता है ये स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि PbR3 में क्या हो रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, तो इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि ये आपका मैकेनिज्म आ गया। ठीक है, अगेन वही ROH फॉस्फोरस पे अटैक करता है, एक ब्रोमाइड को बाहर निकालता है, फिर वो ब्रोमाइड भाई साहब पीछे से अटैक करके बदला लेते हैं। ठीक है, चलिए नाउ रिएक्शन ऑफ ROH, तो ये सारी समरी होगी कि ROH से RCl बनाने के लिए HCl यूज़ कर लो आप, SOCl2 यूज़ कर लो, PCl3 यूज़ कर लो, PCl5 यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर दी है किसके लिए क्या क्या है। और ब्रोमिनेशन के लिए HBr कर लो, PbR3 कर लो, ये भी कहानी यहाँ पे दी हुई है ना। और आयोडीनेशन के लिए सिर्फ HI यूज़ कर सकते हैं। देन कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल टोसाइलेट, कभी आपने ये सुना है ROTS, बहुत भी सी बातें सुना भी होगा सर, पढ़ा भी है ना। टोसाइल ग्रुप, टोसाइल ग्रुप इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये टोसाइल अंकल कौन है, ये क्या कर रहे हैं ये टोसाइल अंकल यहाँ पे, ठीक है, हमारे साम्राज्य में। देखिए टोसाइल क्लोराइड ये जनाब है, ठीक है, ये आपका टोल्यूइन वाला जो पार्ट था, इसकी पैरा पोजीशन पे SO2Cl है। तो टोसाइल ग्रुप कितना है, टोसाइल ग्रुप आपका ये है, ये TS ग्रुप, ठीक है। तो TSCl जो है, जब भी आप अल्कोहल को इससे रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल जनाब ये सल्फर पे अटैक करके क्लोराइड को बाहर निकाल लेते हैं। फिर जो पिरिडीन आपके साथ होती है यहाँ पे, वो पिरिडीन इसका H पॉजिटिव उठा लेती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, बस ये ROTS बन जाता है। ठीक है, ये आपका R था, ये आपका OTS है। तो ROH प्लस TCl TSCl, इसमें करना क्या आपने, इसमें ऐसा समझ लो ये HCl उड़ गए, ठीक है, HCl उड़ गया और ROTS रह गया। अब ROTS का बेनिफिट क्या है, ये जो OTS है
ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, बहुत ही अच्छा, तो बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा बाहर, क्योंकि अल्कोहल के साथ समस्या क्या होती थी कि इसका जो OH नेगेटिव इट्स अ वेरी पुअर लीविंग ग्रुप, तो उसको हम निकाल नहीं पाते थे। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी कैन यूज एनी न्यूक्लियोफाइल टू रिमूव दिस OTS एंड रिएक्शन विल बी वेरी ईजी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप क्या समझ पा रहे हैं, ये आपका S-ब्यूटेन-2-ओल है। जब आपने ROTS बना भी लिया, ये स्टिल S ही था, मतलब देर इज रिटेंशन। तो जब ROH से आप ROTS बनाते हो तो देर इज नो चेंज इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज रिटेन्ड। तो इन्वर्जन नहीं होता, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, सो दैट आपको पता हो कि आगे जो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, अगर ये बैक अटैक करेगा तो फिर इन्वर्जन होगा। समझे? यस। तो अब देखो जैसे यहाँ पर है, अब ये OH और ये CH3 सेम साइड पे, दोस्तों सिस ओरिएंटेशन। तो THCl पिरीडीन में पहले OH का बन जाएगा OTS, है ना। और देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रही, ये फ्रंट में था, ये फ्रंट में है। अब OCH3 नेगेटिव ने अटैक किया, और OCH3 नेगेटिव क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली दैट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। वन स्टेप रिएक्शन SN2, तो ये इन्वर्जन हुआ यहाँ पे। तो मतलब SN2 सिर्फ आपका अल्काइल हैलाइड में ही नहीं होता, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ये मत सोचना कि आपका SN रिएक्शन सिर्फ RX में ही होते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये NaOCH3, ये आपका 1 डिग्री ROTS था, तो हिंड्रेंस कम थी, तो ये इसने अटैक किया और ये SN2 से हुआ। बट अगर आप यहां पर एक बल्की बेस ले लेंगे, तो बल्की बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, तो फिर वो SN2 की जगह वो E2 करवाएगा। तो OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो निकलेगा और बगल वाले कार्बन से H को ये बेस निकाल लेगा, तो आपका एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि ROTS से हमेशा आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, एलिमिनेशन भी करवा सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि जो आप ले रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छा है या बेस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बल्कि होगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी समझ आ गई? देख लेना, मैंने इतना कुछ इंक्लूड कर दिया इस क्रैश कोर्स में कि आपको लगेगा कि सर ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये अच्छा खासा 6 महीने का कोर्स है। यस, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, बिकॉज हम जिस लेक्चर को 1 घंटे में पढ़ते हैं, इसको अगर मुझे सब कुछ लिख लिख के ड्रॉ करके पढ़ाना है तो दैट विल टेक एटलीस्ट 2.5 to 3 hours। ओके, तो अगर आप उस वे में लेंथ देखेंगे, इस कोर्स का ड्यूरेशन देखेंगे, तो आपको लगेगा हाँ सर कोर्स तो फिर बहुत लंबा जाता है, ये डेफिनेटली 4-5 महीने का जाता है ये। बट द पॉइंट इज वी हैव रिड्यूस्ड इट, ओके, सो दैट यू कैन टोटली फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट एंड नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, कि मुझे लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ओके, एंड यू हैव ब्यूटीफुल नोट्स। नाउ डिहाइड्रेशन यूजिंग PuCl3, तो ROH से डिहाइड्रेशन करने के लिए आपने H3PO4 कंसनट्रेटेड ले लिया, ये आपने पढ़ा हुआ है, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लिया आपने, ये पढ़ा हुआ है, Al2O3 जनाब भी डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। PuCl3 ये काफ़ी कम बच्चों ने पढ़ा होता है। PuCl3 एंड पिरिडीन को भी यूज़ करते हैं हम डिहाइड्रेशन के लिए, तो ये याद रख लेना कि PuCl3 प्लस पिरिडीन कैन बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मैकेनिज्म आपके सामने, वैसे हर चीज़ में मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ होते हैं हमारे मतलब क्यूरियस माइंड्स, और क्यूरियस माइंड्स के लिए ये सारी कहानी होती है कि यार ये बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे प्यारे न्यारे टॉपिक पे, दैट इज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इट्स सच अ लवली वर्ड, सच अ लवली रिएक्शन। तो ये हमारा एक प्यारा सा रिएक्शन रीअरेंजमेंट है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये होता है 1,2 डायोल्स में, मतलब विसिनल डायोल्स में ये। ठीक है, तो विसिनल डायोल में होता है, कैसे होता है देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वाला ले लेते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सा फ्लैट है ना डायोल। अब इसको जब आप एसिडिक मीडियम में रखते हो तो क्या होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो मैं किसी भी एक OH को प्रोटोनेट करवा दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों OH मेरे आइडेंटिकल हैं। ओके, फिर पानी निकाल दिया मैंने, है ना, डिहाइड्रेट कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों लेना है, यहाँ पे OH रह गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नाउ इट इज़ अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आप बोलेंगे सर ये काफ़ी स्टेबल है ऑलरेडी, क्या इसको हम और भी स्टेबल बना सकते हैं? आप बोलोगे कि नहीं सर ऐसा तो क्या किया जाए फिर? कईयों के दिमाग में आएगा सर बगल से H पॉजिटिव निकालते हैं और एल्कीन बना देते हैं, तो यस कईयों के दिमाग में ये भी आएगा, बट स्टिल वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। कैसे? देखिए, हम बगल से करवाएंगे अल्काइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? ये, ठीक है, ये वाला अल्काइल शिफ्ट हम करवा देंगे।
क्यों करवाएंगे ये वाला अल्काइल शिफ्ट? क्योंकि बगल वाले कार्बन पे 2 अल्काइल है, एक का शिफ्ट करवाएंगे। देखिए क्यों करवाएंगे हम। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्योंकि यहाँ से एक शिफ्ट करवा दिया ग्रुप, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल पहले से थे, अब 3 मिथाइल उसके ऊपर उसके पास आ गए। नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? अब आप बोलोगे सर ये कार्बोकेटाइन कहाँ से स्टेबल हो गया आपको, ये तो 2 डिग्री है, बट इसके बगल में OH है और ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे दैट विल बी हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। और आपको पता है कि ऑक्टेट कंप्लीशन से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, तो यस दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल, तो इसलिए हमने ये बनाया। तो इसलिए यहाँ तक कहानी जाएगी। और एक बार ये बन जाएगा तो अब क्या होगा, अब आपने शुरुआत में एक H पॉजिटिव लिया था, उधार लिया था, अब वापस भी देना पड़ेगा वो, तो उसको वापस देंगे। तो ये वाला जो H पॉजिटिव है ये बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकलेगा तो वहाँ पे उसका जो बॉन्ड था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपका बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये जनाब जो थे हमारे पास ओरिजिनली ये थे पिनाकोल, और जो इनका जो हमने बना दिया दैट इज पिनाकोलोन, ठीक है। साउंड्स लाइक है ना, कुछ प्यारी सी सॉफ्ट ड्रिंक हो, टेस्टी सी, है ना, पिनाकोलोन, राइट। समझ आई ये चीज़? तो ये तो मेरे पास सिमेट्रिकल डायोल था, तो मैंने किसी भी एक को OH को प्रोटोनेट करा के पानी निकाला। बट अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल डायोल हो तो क्या करेंगे आप? तो आप बेटा उस OH पे अटैक करवाएंगे जहां पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता हो। मतलब जैसे मान लीजिए ये तो दोनों R ग्रुप हैं, यहाँ पर एक H होता और यहाँ पर एक R होता, तो मैं कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना चाहूँगा? ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि उसके साथ 2 R ग्रुप जुड़े हैं, वो ज़्यादा हायर डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, ठीक है। जहां पर आपने पानी निकालना है वहां से पानी निकाल के मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए। उसके बाद बगल वाले से क्या है, शिफ्टिंग करवाइए, 1 2 शिफ्ट। अब आप बोलोगे सर क्या शिफ्ट करवाएं? बगल में अल्काइल हो तो अगर सिर्फ अल्काइल है तो अल्काइल ही शिफ्ट करवाओगे, और अगर हाइड्रोजन होगा तो फिर मतलब अगर R और H दोनों हैं तो बेटा फिर हाइड्रेट शिफ्ट होगा, ओके। R और H दोनों हैं, और इसका जो प्रेफरेंस ऑफ जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसको बोलते हो कि कौन शिफ्ट करेगा, वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग कहानी दी हुई है, पर AR ग्रेटर देन H ग्रेटर देन R ये आपको लेना है। मतलब अराइल ग्रुप हो तो यार उसको शिफ्ट करवा लो, सही चलता है, ठीक है। फिर उसका H, फिर उसका R। और अगर सर दोनों ही अराइल ग्रुप हैं, दोनों में से किसको कराऊं? जो ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप जिसके ऊपर लगे हुए हैं उसको कराओ, जो इलेक्ट्रॉन रिच है ज़्यादा उस अराइल ग्रुप को माइग्रेट करवाओ, अगर 2 लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये वाला भी अराइल है और ये वाला भी अराइल है, तो आप उसको माइग्रेट करवाएंगे जिस पे ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। दिस इज़ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब इसके कुछ आगे भी हम केस देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम आने वाले हैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी। देखिए रिएक्शन ऑफ ईथर्स, तो अल्कोहल की कहानी होगी खत्म, बाकी करेंगे सारा क्वेश्चन में। ईथर्स में जैसे ये जनाब ईथर है, अब ईथर को जब आप HBr से ट्रीट करते हो, बोल रहे हैं 2 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, तो पहला काम क्या है बेटा, HBr क्या करेगा, H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये इसको प्रोटोनेट करेगा। हो गया जी प्रोटोनेट, हाँ जी ठीक है। अब देखिए प्रोटोनेट हो गया, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो पीछे बचा ब्रोमाइड होगा वो अटैक करने की फिराक में है। अब ब्रोमाइड सोच रहा है यार ऑक्सीजन के ना इधर वाले पे अटैक करूँ या इधर वाले पे अटैक करूँ। तो ऐसे केस में अगर एक बहुत स्टेबल, अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता हो तो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। लाइक अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता हो तो कार्बोकेटाइन बनाओ। देखो अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं तो ये 1 डिग्री है, नहीं कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा। अच्छा ये वाला बॉन्ड तोड़ूं तो इससे 2 डिग्री, अगेन बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा। तो इन दैट केस कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है, फिर SN2 से चलना है। फिर SN2 से चलना है तो अटैक कहाँ पे होना चाहिए ब्रोमाइड का, ऑब्वियसली लेस हिंडर्ड पे, तो ब्रोमाइड यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट करेगा। तो व्हाट यू विल गेट इन द प्रोडक्ट इन द बिगिनिंग इज दिस OH प्लस CH3 CH2 Br, ओके। अब क्योंकि 2 इक्विवेलेंट इन्होंने HBr के दिए थे, तो ये जो अल्कोहल जनाब बने हैं ये एक और HBr से रिएक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 इक्विवेलेंट अगर HI दिए होंगे तो क्या होगा, पहले में आपका इस पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने का देखो अब एक तरफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने का पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस तरह से और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा।
प्लस CH3OH। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे जो आपका I नेगेटिव है वो अटैक करेगा, ठीक है। तो द प्रोडक्ट विल बी दिस। और ये जो आपका CH3OH बना था इस पर भी HI अटैक करेगा क्योंकि 2 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, तो ये CH3I बन जाएगा। तो जब 2 इक्विवेलेंट दिए हो ना तो पूरा उड़ा दो, ओके। और फिर एक बार क्वेश्चन आता है कई बार, सर बेंजीन पे लगा हुआ है, ये O इस तरह से लगा हुआ है, सर इसके ऊपर अगर हम HBr का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहला काम तो होगा आपका प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ठीक है, ये प्रोटोनेटेड हुआ। अब देखो बेंजीन के केस में खास क्या चीज़ है, ये लेफ्ट वाला जो बॉन्ड है डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो बहुत अनस्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा। तो ये वाला बॉन्ड तो गलती से भी नहीं तोड़ना है, तोड़ना ही नहीं है। ये नहीं कि सर ऐसे में नहीं तोड़ना है कि वैसे में नहीं, तोड़ना ही नहीं है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता। जब बेंजीन लगा होता है एक साइड में ईथर के और आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो HX के साथ, तो बेंजीन वाला जो बॉन्ड है वो नहीं टूटता। तो मतलब कौन सा टूटेगा? सर ये टूटेगा। बेटा ये वाला तोड़ूंगा मैं तो क्या मेरे को बड़ा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, यस नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मैं SN1 से चलूंगा? मैं नहीं, SN2 से चलेंगे फिर हम। तो SN2 से चलेंगे तो अटैक कौन करेगा? ब्रोमाइड। कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा। तो मतलब ऐसे सिनेरियो में एक प्रोडक्ट तो आपका फिनोल ही बनता है, ओके एक प्रोडक्ट तो आपका फिनोल ही बनता है क्योंकि ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब ये राइट साइड में अगर एक्चुअली ये भाई साहब 3 डिग्री होते हैं तो मैं इसको तोड़ के 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना के फिर SN1 से करवाता, ओके। तो SN1 होना या SN2 होना वो डिपेंड करता है कि आपके पास सबस्ट्रेट कैसे दिया हुआ है। नाउ व्हाट अल्काइल हैलाइड्स आर फाउंड व्हेन ईच ईथर इज ट्रीटेड विद HBr। चलिए यू कैन पॉज द लेक्चर हियर, ट्राई इट फॉर 1 मिनट, देखिए तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देन चेक द आंसर्स। देखिए पहले में तो कहानी सिंपल है यार, सिमेट्रिकल है, कुछ भी करो। एक HBr से आप ट्रीट कर रहे हो अगर आप, तो एक साइड अल्कोहल बन जाएगा प्लस दूसरे पार्ट का ब्रोमाइड। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा? आफ्टर प्रोटोनेशन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो बन नहीं पा रहा, 3 डिग्री तो बन नहीं पा रहा, तो जो ब्रोमाइड जनाब हैं ये SN2 अटैक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड दिस। और थर्ड केस में अगेन ये आपका आ गया। अब इसमें भी कोई बड़ा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, बट यहाँ पर ब्रोमाइड अगर आप देखोगे तो बोलेगे यार नहीं, SN2 अटैक का तो कोई स्कोप नहीं मिल रहा है ना, SN2 अटैक का तो कोई स्कोप नहीं है क्योंकि ये वाला भी हिंडर्ड है, ये वाला भी हिंडर्ड है, तो हिंड्रेंस काफ़ी है। तो फिर उसको आपको SN1 के अकॉर्डिंग ही करना है यार। SN1 के अकॉर्डिंग करना है तो कौन सा करें? ये वाला तोड़ेंगे या ये वाला तोड़ेंगे? क्योंकि अगर हम ये वाला तोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 डिग्री बन रहा है, ये वाला तोड़ते हैं तो भी 2 डिग्री बन रहा है, तो दोनों केस में 2 डिग्री ही बन रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही है, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। तो इन दैट केस कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ब्रोमाइड का अटैक करवा लो, ठीक है। तो कार्बोकैटायन विच केस बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग, आप बोलोगे हाँ सर यहाँ से अल्काइल शिफ्ट करवा के उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ अ लॉन्ग शॉट है, बहुत ज़्यादा रीअरेंज करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा रीअरेंज हम नहीं करते, ठीक है। तो इन दैट केस फिर दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ब्रोमाइड आपका दोनों जगह अटैक करके, क्योंकि दोनों कार्बोकैटायन की बराबर स्टेबिलिटी, नॉट बराबर पर काफ़ी कंपेरेबल है, तो वी कैन हैव बोथ द कॉम्बिनेशंस, ओके। ये OH बन जाए प्लस ये Br एंड यहाँ पे आपका Br आ जाए प्लस ये, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द ट्रीटमेंट ऑफ एनिसोल विद HBr। एनिसोल मैंने आपको बताया ये वाला आपका एनिसोल है, ठीक है। अभी इसकी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम। ये फिनोल ही क्यों देता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो कार्बोकैटायन आपका बहुत अनस्टेबल बनेगा। और आप बोले सर SN2 नहीं हो सकता वहाँ पे, बेटा अराइल वाले पे SN2 नहीं होता, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड तो टूट के कुछ बन ही नहीं सकता, ये वाली चीज़ बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। नाउ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कहानी हमारे पास खाली पड़ी है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, आप RX लेते हैं और एक R-O नेगेटिव लेते हैं। R-O नेगेटिव ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक करेगा, X को बाहर निकालेगा और ROR- बना लेगा, दैट इज ईथर।
तो ये रिएक्शन जो आपका ये SN2 मैकेनिज्म से जाता है। तो SN2 मैकेनिज्म अगर आपको करवाना है तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे ये आपका जो RX हो ये 1 डिग्री या मैक्स 2 डिग्री होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं मान लीजिए बोलता हूँ कि CH3CH2Br प्लस O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ये लूँगा मैं, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन हो जाएगा वैसे, क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है तो उतनी ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं है, बड़ा वाला न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर देगा, ठीक है। तो नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, तो ये SN2 कर लेगा। ऐसे नहीं कि E2 भी देगा, थोड़ा सा E2 भी बनेगा, क्योंकि आपका बेस बहुत बड़ा है, बट ये क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है हमारे पास, तो 1 डिग्री हैलाइड में ना SN2 के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो थोड़ा SN2 बन जाएगा, थोड़ा सा E2 वाला भी बन ही जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3CH2O, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहानी उल्टी कर देता, उल्टी कहानी का मतलब है मैं CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव कर दूँ और हैलाइड को कर दूँ मैं 3 डिग्री, तो इन दैट केस क्या होगा कि सर कहानी तो वही है ना, इसको इसके साथ जोड़ना है, कहानी तो वही है। नहीं, नाउ द हैलाइड इज 3 डिग्री हैलाइड, तो 3 डिग्री हैलाइड में आपका SN2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर अब E2 ही होगा, क्योंकि बेस लिया है आपने स्ट्रॉन्ग और साथ में आपके पास 3 डिग्री हैलाइड। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव उठाएगा, ये Br बाहर जाएगा, तो HBr निकल जाएगी एंड आपके पास आ जाएगा ये, सिंपल। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह से ईथर बनाने हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा हो और आपका जो हैलाइड है वो आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री हो या मिथाइल हैलाइड हो, समथिंग लाइक दैट। तो दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, कितने मिनट हो गए? अच्छा 50 मिनट होने वाले हैं। नाउ द रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स, देखिए तो इपॉक्साइड पे पहुंचे हम। अब जब भी इपॉक्साइड की, जैसे मैंने पीछे आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी कहानी सुनाई थी, इपॉक्साइड पे जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अब क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, तो दोनों कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है, बट न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज लुक फॉर लेस हिंडर्ड साइट। ओके, तो ये वहां अटैक करता है जहां पर हिंड्रेंस कम होती है, जहाँ कम अल्काइल ग्रुप लगे हैं, छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। तो बस ये अटैक करेगा यहाँ से, मान लीजिए इसने यहाँ पर अटैक करा है, तो ये अब इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड तो बने हुए हैं, 5वां बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव को फिर आगे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O नेगेटिव का OH बन जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर OH ग्रुप मिल जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल कोल में, जो मैं आपको अभी बता ही रहा था, सॉरी अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड में द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब जहां पर हिंड्रेंस कम है। डन। तो आई थिंक इपॉक्साइड वाला केस भी आपको आराम से अच्छे से समझ आ गया होगा, इपॉक्साइड क्या करना है न्यूक्लियोफाइल के अटैक में। अब इपॉक्साइड जब ओपनिंग होती है तो एक OH ग्रुप बनता है आपका, ठीक है, तो मतलब इपॉक्साइड की ओपनिंग से भी आपका अल्कोहल बनते हैं, ओके। पर इपॉक्साइड की ओपनिंग 2 तरीके से हो सकती है, एक बेसिक मीडियम में जहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, मतलब जो बेस है वो एक न्यूक्लियोफाइल भी है, और एक एसिडिक मीडियम में, और दोनों तरीके से इपॉक्साइड की जो ओपनिंग है वो अलग अलग होती है। देखो कहाँ पे है वो, यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब जैसे ये है, चलो ये तो उसका एग्जांपल ही है, जस्ट पीछे जो हमने पढ़ा कि अब ये सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, तो ये जो OCH3 नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करे, ये भाई साहब यहाँ अटैक करें तो भी चलता है और यहाँ अटैक करें तो भी चलता है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो मान लेते हैं ये भाई साहब यहाँ अटैक करते हैं बैक साइड से, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये फ्रंट में है तो ये बैक साइड से करेंगे, तो ये बैक में लग गया OCH3, और ये जो OH बनेगा खुलेगा ये फ्रंट में आ जाएगा, ऑपोजिट हुआ ना। ये चीज़ ध्यान में दे रहे हो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपके दोनों हुए, ये जो OH बना और ये जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, ये एंटी हैं बिल्कुल आपस में, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का आ गया एक। अब देखो ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, और सिमेट्री कोई है नहीं, तो ये भाई साहब एक कायरल कंपाउंड है। दूसरी बात, ये OCH3 नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर सकता था नीचे वाले पे, और बैक साइड से करेगा क्योंकि फ्रंट में तो ये है, तो यहाँ पर ये लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गए इनेंशियमस। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो ये वाली कहानी तो मैंने आपको बता दी, ये एंटी में लगते हैं।
नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर देखो एसिडिक और बेसिक मीडियम में इपॉक्साइड की ओपनिंग करवाई जाए तो क्या होता है। देखिए बेसिक मीडियम तो आप अभी सीख गए कि जो बेस है इट अटैक्स OCH3 नेगेटिव अटैक्स ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ लग जाएगा OCH3, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर उसने अटैक किया। बट अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो क्या होता है, देखो जब भी मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है, मान लीजिए थोड़ा डिफरेंट ले रहा हूँ मैं, इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में करवाता हूँ तो सबसे पहले जो H पॉजिटिव है ये इस इपॉक्साइड को करेगा प्रोटोनेट, तो प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बनेगा मेरे पास, ठीक है। अब प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज जो कि उसको नहीं पसंद, तो वो एक बॉन्ड तोड़ेगा। अब वो कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, वो उस बॉन्ड को तोड़ता है जिस तरफ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता हो। बनाना नहीं है, पर जब तुम सोचो ये वाला बॉन्ड तोड़ूं तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला तोड़ूं तो 1 डिग्री बनेगा, तो ये उस तरफ से बॉन्ड तोड़ना है जहाँ से ज़्यादा डिग्री का कार्बन है या ज़्यादा अच्छा, ऐसा समझ लो कि कार्बोकैटायन ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा ऊपर एंड साइमल्टेनियसली ये CH3OH जो था वो आपका न्यूक्लियोफाइल था, पर क्योंकि वीक था तो हमें पहले, तो आप बोलोगे सर इस पर एसिड लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऊपर तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो डायरेक्टली अटैक कर देगा, पर यहाँ एक वीक न्यूक्लियोफाइल है ये डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, तो हमें इपॉक्साइड को और रिएक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इस प्रोटोनेशन के बाद ये बड़ा रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये चाहता है जल्दी से बॉन्ड टूटे, तो अब वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर पाएंगे, तो ये अब यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ CH3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OCH3, मतलब जब H पॉजिटिव छूटेगा फाइनली, है ना, लाइक दैट, लाइक दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, जो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है वो अलग अलग होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो तो ये होगी भी कहानी। अब इसके बाद हम करेंगे DPP के क्वेश्चंस। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी इन रिएक्शंस के ऊपर कर चुके हैं, अराउंड आई थिंक 35 क्वेश्चन हैं, तो उनको आपको सॉल्व करना है एंड देखते हैं फिर नेक्स्ट, ठीक है। चलो ओके देन, एंड कीप शेयरिंग, भाई शेयर करना, सबको बताना है इसके बारे में, कैनवस क्लासेस के बारे में, बिकॉज यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैनवस क्लासेस। चलिए ओके देन, बाय।